The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णुकांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेस में। और आप हमारे साथ जुड़ कर के सेंट्रल टेट की जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए आप हमारे साथ हिंदी और संस्कृत के प्रश्न पत्रों को आज जो हम हल करा रहे हैं, इसी श्रृंखला पे हम आपको पिछले 8 प्रश्न पत्रों को हल करा चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 9वें प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 9 जो कि सितंबर 2015 में हुआ था। और इसमें भी आप देखते हो भाषा के रूप के जब आप चयन करते हो तो भाषा हमारी फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा के रूप में आपको संस्कृत का चयन करना होता है। आज हम संस्कृत जिन्होंने पहली भाषा के रूप में चयन किया है अपने विकल्पों पे, आज हम उसकी हिंदी करेंगे जो कि हमारे श्रृंखला पे 9वें पेपर के रूप में स्थापित होता है। ये कहता क्या हमसे, ये कहता अभ्यर्थिनः चतुर्थ भागस्य प्रश्नानां प्रश्न संख्या 91 से 120 उत्तरम दद्यु यदि तहि संस्कृतं प्रथम भाषा रूपेण चितम। अभ्यर्थी चतुर्थ भाग के प्रश्नों को 91 से 120 तक के प्रश्नों का उत्तर दद्यु देना चाहिए यदि उन्होंने संस्कृत को प्रथम भाषा रूपेण प्रथम भाषा के रूप में चितम चुना हो। सूचना देता है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां प्रश्न संख्या 91 से 99 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखितम नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके प्रश्नानाम प्रश्नों को प्रश्न संख्या 91 से 99 तक विकल्प में दिए गए उत्तरों में से उचितम उत्तर अर्थात उपयुक्त उत्तर को चित्वा चुन करके लिखो। अब हमें गद्यांश देता है और गद्यांश पे आधारित प्रश्नों को तय कराता है। पहला गद्यांश हमको देता कृषि प्रधानो अयम अस्माकं भारत देशः, अर्थात कृषि प्रधान यह अस्माकं हमारा भारत देश है। अत्रत्यः 80% अप्यधिकं जनः ग्रामेषु वसन्तु। यहाँ 80 माने 80% से भी अधिक अप्यधिकम ऋण संधि भी अधिक जनः ग्रामेषु वसन्तु लोग गांवों में बसते हैं। ग्रामवासिनः कृषकाः गांववासी कृषक प्रातः कालात् आरभ्य प्रातः काल से ही आरंभ होकर के सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति, जब तक सायंकाल नहीं हो जाता तब तक क्षेत्रेषु अर्थात खेत में कर्मं कुर्वन्ति कर्म कार्य को करते हैं। क्षेत्र कर्मसु व्यग्रः कृषकाः प्रायेण दिनस्य भोजनं क्षेत्रेषु कुर्वन्ति। क्षेत्र कर्मेषु व्यग्रः, क्षेत्र मतलब खेत में कामों में लगे हुए व्यग्र कृषक अर्थात लगे हुए संलग्न कृषक प्रायः दिनस्य भोजनम दिन का भोजन क्षेत्रेषु खेत में ही कुर्वन्ति करते हैं। परिश्रमशीलः कृषकः स्वशरीरं बलवन्तं विधातुं प्रभूत मात्राया दुग्धम घृतम दधिम च खादन्ति। परिश्रमशील कृषक स्वशरीरम अपने शरीर को बलवंत विधातुम बलवान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रभूत मात्रायाम अर्थात अप्रभूत मात्रा में अत्यधिक मात्रा में दुग्धम दुग्ध को घृतम घी को च दधिम और दही को खादन्ति दही को खाते हैं। एतत् कृते ते स्वगृहेषु गाम अजाम महिषीं च पालयन्ति। इसके लिए ते वे लोग स्वगृहेषु अपने अपने घरों में गाम गायों को अजाम बकरियों को महिषीं भैंसों को च पालयन्ति और भैंसों को पालते हैं। इसके लिए वह अपने अपने घरों में गायों को बकरियों को और भैंसों को पालते हैं। वृद्धा कथयन्ति यत् बालाना शरीरस्य बुद्धिश्च विकासाय गोदुग्धम बहुलाभकरम भवति। वृद्धा कथयन्ति अर्थात वृद्ध लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं यत् बालान जो बच्चे शरीर की और बुद्धि के विकासाय विकास के लिए गोदुग्धम गाय के दूध को बहुलाभकरम भवति अर्थात बच्चों के शरीर और बुद्धि के विकास के लिए गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है।
एतदर्थं ते प्रातराशेन सहे रात्रौ भोजनान्ते च पया पिबन्ति। इसी कारण से ते वे लोग प्रातराशेन, देखो प्रातराशि किसे कहते हो, एक शब्द होता है प्रातराशि। प्रात माने आप लोग जानते हो, प्रात माने सुबह कहते हैं, प्रातः काल को कहते हैं, और राशि माने कहता है भोजन, सुबह का भोजन जिसे हम लोग नाश्ता बोलते हो, या आप लोग अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट बोलते हो, संस्कृत में जिसको अल्पाहार बोला जाता है या स्वल्पाहार बोला जाता है, उसी की बात कर रहा है। ये कहता उसके लिए नाश्ते के साथ में रात्रो और भोजन के अंत में रात्रि में चह पया पिबंती, दूध को पीते हैं। समय समय भोजनांते विशेषतः दिने तक्रमपि पिबंती, समय समय अर्थात समय समय पर, भोजनाना विशेषतः दिने, भोजन में विशेष रूप से दिन में, दिन के भोजन में तक्रमपि पिबंती। तक्र किसे कहा जाता है, तक्र हम कहते हैं मट्ठा को, तक्र माने होता है मट्ठा, अर्थात दिन के समय के भोजन में वह मट्ठे को भी पीते हैं। एक गद्यांश तो उसने ये दिया और कहा कि हमारा जो कृषि प्रधान भारत देश है इसमें 80% से अधिक लोग गांवों में निवास करते हैं, और गांववासी कृषक प्रातः काल से आरंभ होकर के सायंकाल तक अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। क्षेत्र कर्मों में संलग्न रहते हुए कृषक प्रायः दिन के भोजन को अपने क्षेत्र में खेत में ही करते हैं। परिश्रमशील कृषक जो होते हैं वो अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए प्रभुत अत्यधिक मात्रा में दूध, घी और दही का सेवन करते हैं। इसी कारण से वो अपने अपने घरों में बकरी, भैंस और गायों को पालते हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो बच्चों के शरीर और बुद्धि के विकास के लिए गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है। इसी के कारण से वे प्रातः नाश्ता के साथ में और रात्र में भोजन के अंत में दूध का पान करते हैं। समय समय में भोजन को विशेषतः दिन के भोजन के साथ वो मट्ठे का भी सेवन करते हैं। अब दूसरा वाला गद्यांश इसी के साथ दे दिया उसने, कहता मयापि दृष्टः मानपुरम इत्याको ग्रामः एकः, अर्थात मेरा भी मानपुर इस नाम से एक गांव है। तस्मिन ग्रामे एकैव रथ्या, उस गांव में एक ही, रथ्या माने सड़क है, मार्ग है। रथ्याम उभयता, सड़क के दोनों ओर, उभयता माने दोनों ओर, क्वचित ग्रहाण, कहीं कहीं घर हैं, क्वचित च केदारा शोभन्ते, कहीं कहीं केदार के वृक्ष शोभित होते हैं। ग्रामस्य नाति दूरम एकः नदी अपि प्रवहति, गांव से अधिक दूर नहीं एक नदी भी प्रवाहित होती है। कदाचित इयं ग्रामीणान् धान्य ही संपन्नम, कदाचित च जल प्लावन ही विपन्नम अपि करोति, कदाचित कभी कभी ग्रामीण लोग धन धान से संपन्न, कभी कभी जल प्लावन से विपन्न भी हो जाते हैं। अर्थात जब कभी कभी तो वह नदी ग्रामीणों को धन धान से संपन्न बना देती है, और कभी कभी जल प्लावन अर्थात जब जल की बाढ़ आ जाती है तो वह उन ग्रामीणों को विपन्न भी कर देती है, निर्धन बना देती है। ग्रामम परितः गोचारण भूमि अपि विद्यते, गांव के चारों ओर, परितः माने क्या होता है, परितः माने होता है चारों ओर। और आप जब कारक प्रकरण संस्कृत में पढ़ोगे तो हम बताएंगे उभयता सर्वतः, अवितः परितः, उभयता सर्वता के साथ सदैव द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। इसी कारण से परितः शब्द के साथ आप देखो गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। गांव के चारों ओर गोचारण भूमि, अर्थात जहां गाय जानवरों के चरने की भूमि होती है वह भी विद्यमान है। तत्र धेनवः धेनुवत्सः वृषभः अजः महिषश्च सुखेन तृणानि चरन्ति, वहाँ धेनु गायें, धेनुवत्सा बछड़े, वृषभा बैल, अजा बकरियाँ, महिषस्य और भैंसें, सुखेन सुखपूर्वक, तृणानि माने घास को चरते हैं। कदाचित शक्तिमत्तो वृषभयो मध्ये संघर्षा भवतिम यम दृष्ट्वा पशुचारणकाणां विनोदो भवति, कभी किसी समय शक्तिमत्तो अर्थात बलवान, वृषभयो मतलब दो बैलों के मध्य में, उभय मध्य में संघर्षा भवति, संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गई। एवं दृष्ट्वा जिसको देख करके पशुचारकाणाम विनोद भवति, जो पशु चराने वाले लोग थे उनको विनोद हुआ, उनको आनंदित हुए वो लोग, उन लोगों को खुशी हुई। सायंकालात प्रागैव, अर्थात सायंकाल से, प्रागैव माने पहले ही, प्रागेव में आपकी जसत्व संधि सही होती, आप इस शब्द को तोड़ते हो, प्रागधन एव पे टूटता है, और प्राग माने पूर्व में और एव माने ही, अर्थात सायंकाल से पूर्व ही। ते स्वान पशुन स्वगृही श्वानयंती,
वे सभी पशु अपने अपने घर को आ जाते हैं। ये देखो दूसरा गद्यांश हो गया। ये कहता है कोई मानपुर नाम का प्रसिद्ध गांव है, उसमें एक मार्ग है और मार्ग के दोनों ओर एक तरफ घर हैं और एक तरफ केदार के वृक्ष शोभित होते हैं। गांव से ज़्यादा दूर एक नदी, गांव से ज़्यादा दूर नहीं एक नदी भी बहती है। वहां ग्रामीण धनदान से संपन्न होते हैं, जब कभी भी नदी में बाढ़ आती है तो वो निर्धन भी हो जाते हैं। गांव के चारों ओर जानवरों को चरने के लिए वहाँ भूमि भी विद्यमान है। वहाँ गायें, बछड़े, बैल, बकरियाँ, भैंसें सभी सुखपूर्वक से घासों को चरते हैं। कभी एक बार शक्तिमान बलवान दो बैलों के मध्य में संघर्ष होता है। इसको पशु चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको देखकर उनको आनंदित होते हैं और सायंकाल से पूर्व ही वे सब अपने अपने घरों को आ जाते हैं। एक और गद्यांश दे दिया। देखो एक प्रश्न पर उसने 3 गद्यांशों को शामिल कर दिया और सेंट्रल टेट पे अब बड़े बड़े गद्यांशों को देख करके हम प्रश्नों को छोड़ देते हैं। आप विगत 8 प्रश्न पत्रों को देखिएगा और सब आप किसी भी वीडियो पे जो सेंट्रल टेट के पुराने पेपर दे रहे हैं इस पे आप वीडियो को पूरा देखिएगा। होता क्या है कि आपने गद्यांश की तो हिंदी देख ली, आगे जो पद्यांश आता है उसकी हिंदी करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। यदि आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आप गद्यांश, पद्यांश और जो उसमें व्याकरणिक प्रश्न होते हैं या जो पेडोलॉजी वाले प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का हमने विधिवत अध्ययन कराया है आपको। आप 8 प्रश्न पत्रों को देख चुके हो और अब ये मानो जितने भी प्रश्न पत्र अभी तक आए हैं प्राइमरी जूनियर पे उन सभी की हम इसी श्रृंखला पे आपको क्लासेस देते जाएंगे। ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपका प्रश्न पत्र जो टल गया है और जब तक टलेगा, जब आएगी इसकी तिथि आएगी तब तक आप अच्छे से संस्कृत और हिंदी में आपको की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसी गद्यांश के क्रम पे जब हम चलते हैं तो हमें तीसरे गद्यांश की हिंदी करनी है। ग्रामे भोजनाय प्रभूतम अन्नम दुग्धम फलम इच्छुरसश्च मिलयन्ति। गांव में भोजनाय चतुर्थी व्यक्ति एकवचन भोजन के लिए, प्रभूतम अन्नम अर्थात अधिक मात्रा में अन्न, दुग्धम दूध, फलम फल, इच्छुरसश्च इच्छु किसे कहते हो आप? इच्छु माने गन्ना, और गन्ना का रस भी मिलता है। तत्र जलम या वायु च प्रदूषिते न स्था। वहाँ, तत्र माने वहाँ, जल माने पानी, वायु माने हवा, वहाँ पानी और हवा प्रदूषिते न स्था प्रदूषित नहीं है। भ्रमणाय कुल्या तटम नद्या तटम उपवनानि च सन्ति। भ्रमणानि अर्थात घूमने के लिए, कुल्या तटम, कुल्या माने नहर होती है, छोटी नहर को कुल्या बोला जाता है। छोटी नहर के तट, नदी का तट और उपवन हैं। जनः सामाजिकानानि राष्ट्रीयाणि धार्मिकाणि च पर्वाणि मिलित्वा सोत्साहं सौहार्देन च संपादयन्ति। जनः लोग, सामाजिकानि सामाजिक, राष्ट्रीयाणि राष्ट्रीय, धार्मिकाणि धार्मिक, च पर्वाणि लोग सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों में मिलित्वा मिलकर के, सोत्साहम उत्साह के साथ, सौहार्देन सौहार्द भाव से, मित्र भाव से, च संपादयन्ति उन पर्वों का संपादन करते हैं। सुखे दुखे च अन्योन्यम सहायम कुर्वतः आनंदमयम जीवनम यापयन्ति। सुख में और दुख में अन्योन्यम अर्थात एक दूसरे की सहायता करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं। विश्वे या कोऽपि भारत भुवं सम्यक ज्ञातुम इच्छति तेन भारतीया ग्रामः द्रष्टव्या यतो अहिभात नैसर्गिक रूपेण ग्रामेष्वेव दृश्यते। विश्व में जो कोई भी भारत भुवं सम्यक ज्ञातुम इच्छति, भारत को सम्यक रूप से जानने की इच्छा रखता है, अर्थात संसार में जो कोई भी भारत के बारे में सम्यक रूप से जानने की इच्छा रखता है, तेन वे उनके द्वारा भारतीय ग्रामा द्रष्टव्या भारतीय ग्रामों को देखना चाहिए। यतो ही जहाँ ही भारत नैसर्गिक रूपेण कृत्रिम रूप से गांव में ही दिखाई देता है। अब प्रश्न पे आ जाएं हम। 91 नंबर का प्रश्न कहता रथ्या इति पदस्य पर्यायो भवति। हमने आपको रथ शब्द बताया था और रथ माने हमने क्या बताया था आपको? मार्ग बताया था या रास्ता बताया था। अब इसके विकल्प पे जो भी होगा उसको हम सही करेंगे। रथ्या का पहला विकल्प देता गृहम घर, बिल्कुल नहीं। पर्वतम पर्वत, बिल्कुल नहीं। मार्गा, बिल्कुल सही। अर्थात तीसरा विकल्प मार्ग का पर्यायवाची इसके साथ में सही होता है। पहले का विकल्प तीसरा सही। चौथे का नदी, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। अब हम 92 नंबर के प्रश्न पर आ गए। कहता किम दृष्ट्वा पशुचारकाणाम विनोदो भवति। किसको दृष्टवा माने देख करके, पशुचारकाणाम पशुओं को चराने वाले, विनोदो भवति आनंदित होते हैं। पहला वृषभयो मध्य संघर्षम अर्थात बैलों के मध्य में होने वाले संघर्ष से, बिल्कुल सही, पहला विकल्प बिल्कुल सही होता।
फिर भी हम तीनों की हिंदी कर लें, चूँकि हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदी करना ही होता है। गोकुक्षम गाय की पूँछ को देख करके बिल्कुल नहीं। पतितम वृक्ष गिरे हुए वृक्ष को देख करके बिल्कुल नहीं। अजानाम नेत्रे बकरियों की आंखों को देख करके बिल्कुल नहीं, अर्थात पहला विकल्प सही होता। 93 नंबर का प्रश्न कहता प्रभूतम इति पदस्य विलोम पदम ना भवति। प्रभूतम, हमने आपको प्रभूत माने क्या बताया था? प्रभूत माने कहा था अत्यधिक या अत्यधिक कह सकते हो, या विकल्प पर्यायवाची में आप पर्याप्त कह सकते हो। इसी तरीके से इसका ये कहता विलोम पदम, कौन सा इसमें विलोम पद नहीं होगा? पर्याप्तम इसका समानार्थी शब्द है, ये नहीं हो सकता। अत्यल्पम अर्थात अत्यधिक कम बिल्कुल हो सकता है। स्तोकम माने सीमित मात्रा पे, ये भी हो सकता है। अल्पम बिल्कुल नहीं हो सकता, अल्पम माने थोड़ा होता। हमने आपको प्रभुत शब्द का पर्यायवाची क्या बताया? अत्यधिक या पर्याप्त बताया। तो विलोम इसका जो समानार्थी हो सकता है वो विलोम कहाँ से हो सकता? अर्थात इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी सब देखो थोड़े अर्थ में सीमित हो गए। अत्यल्प माने बहुत थोड़ा, ये नहीं हो सकता। स्तोकम माने थोड़ा, बिल्कुल नहीं हो सकता। अल्पम माने थोड़ा, बिल्कुल नहीं हो सकता, अर्थात पहला विकल्प सही हुआ 93 नंबर का। अब हम आ गए 94 नंबर के प्रश्न पर। ये कहता अनुच्छेदे विपन्नम इति पदस्य किम विपरीतार्थकम पदम अत्र प्रयुक्तम। आप देखो विभिन्न शब्द जो होता है, विभिन्न का जब विलोम पूछा जाता है, विपरीत अर्थ पूछा जाता है, तो आप संपन्न बताते हो। और ये कहता कौन सा इस पद का विपरीत अर्थ यहाँ प्रयुक्त हुआ है? संपन्नम, देखो संपन्नम इसका पर्याय विलोम शब्द तय होता है, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही है। फिर भी हम तीनों की हिंदी कर लें। दुखमयम माने दुख से परिपूर्ण, बिल्कुल नहीं हो सकता। जलमयम जल से परिपूर्ण, नहीं हो सकता। रहितम अभाव की बात करता है, अर्थात तीनों नहीं है। 94 नंबर का पहला वाला विकल्प सही होता हमारा। 95 नंबर का प्रश्न कहता भारत भुवम सम्यक ज्ञातुम भारते किम दर्शनीयम। भारत भुवम, भारतवर्ष को सम्यक रूप से ज्ञातुम जानने के लिए, देखो ज्ञा धातु है और ज्ञा धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया हुआ है। हमने प्रत्ययों के बारे में हम प्रत्येक पेपर पे आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय क्या क्या शेष बचाते हैं और उनका किस अर्थ में प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। आप प्रत्येक वीडियो को जब देखोगे तो आपको प्रत्ययों की एक श्रृंखला बन जाएगी और उससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं है, यह आप बिल्कुल तय मानो। आप सेंट्रल टेट के इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला पे अगर हिंदी करते रहे तो आपके पास में जो एक आत्मविश्वास जगेगा, वह आत्मविश्वास आपको परीक्षा के किस परिणाम के स्तर तक ले जाएगा, इसकी अपेक्षा आपने भी नहीं की होगी। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरे देखने पे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगेगा, वो आपको कहीं ना कहीं परीक्षा के दृढ़तापूर्वक संघर्ष करने की क्षमता देगा। आप इसी तरीके से जो प्रत्यय वाला प्रश्न आता है, इसको भी हमने तय कराए हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र पर। जो भी प्रश्न पत्र पे प्रत्यय का प्रश्न आता है उसको हम डिटेल में समझाने के बाद तय करते हैं। हालांकि अगर पेपर की तिथि आगे बढ़ी प्रश्न पत्रों की हिंदी होने के बाद, एक आपको हम प्रत्यय का भी एक वीडियो अलग से देंगे। अभी इस पे देखते हैं। ज्ञातुम पे ज्ञा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय का हमने क्या बताया? तुमुन का प्रत्यय का तुम शेष रहता है। और तुमुन प्रत्यय की दो विशेषताएं हैं। एक तो ये चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, और चतुर्थी विभक्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति का पहचान चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। तो ये के लिए का अर्थ देता है। अब आप देखो ज्ञातुम शब्द पे ज्ञा माने जानना होता है, जानने, तुमुन जानने के लिए, भारतीय किम दर्शनीयम अर्थात भारतवर्ष को सम्यक रूप से जानने के लिए भारत में हमको दर्शनीयम। अब देखो दर्शनीयम शब्द में अनियर प्रत्यय है, दर्श धातु है और अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है, अर्थात हमको क्या देखना चाहिए। भारतवर्ष को सम्यक रूप से जानने के लिए भारत में क्या देखना चाहिए? बहुभूमिक भवनानि, बहुत सी भूमि पर बने हुए भवनों को, बिल्कुल नहीं। चलचित्र ग्रहाणि, चलचित्र में देखे जाने वाले ग्रह अर्थात जो आप दृश्य रूप में ग्रहों को देखते हो उनको, बिल्कुल नहीं। तारकाणि, तारों को, बिल्कुल नहीं। भारतीय ग्रामा, हाँ भारतीय ग्रामों को हमको देखना चाहिए, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता। 96 नंबर का प्रश्न क्या कहता? भारत देशे कीदृशा अर्थात भारत देश में कीदृशा, भारत देश कैसा है। अजा, भारत देश कैसा है। अजा प्रधान देशा अर्थात बकरी प्रधान देश है। कृषि प्रधान देशा, कृषि प्रधान देश है। और दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होता। पहला विकल्प गलत है, दूसरा लेकिन बिल्कुल सही है। तीसरा भी देख लें, सिकता प्रधान देश, बिल्कुल नहीं। मतलब सिकता माने बालू होती है, बालू प्रधान देश है, नहीं है। पाषाण प्रधान देश, पत्थरों से प्रधान देश है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा विकल्प सही है, कृषि प्रधान देश है। अगला 97 नंबर का प्रश्न कहता
अत्र 80% अप्यधिकम जनः कुत्र वसन्ति। अत्र माने यहाँ, 80 माने 80%, अर्थात प्रतिशत से, अपि माने अधिक, प्रतिशत से भी अधिक, जनः कुत्र वसन्ति लोग कहाँ रहते हैं। नद्याम नदी में नहीं, सागरे सागर में, ग्रामेषु हाँ गाँव में। भारत की जो 80% से भी अधिक जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। चौथा कहता पर्वते, नहीं चौथा भी नहीं है। यदि आपने हिंदी कर ली, देखो प्रश्न आपको बड़े आसान लग रहे होंगे। अगला 98 नंबर का प्रश्न कहता कृषकः इति पदस्य विशेषण अत्र पदम प्रयुक्तम। विशेषण के बारे में हम प्रत्येक वीडियो पे आपसे चर्चा करते हैं। विशेषण हम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण बोलते हैं। और यहाँ पर कृषक शब्द का विशेषण पूछ रहा है। कृषक माने किसान। और एक हमने पहचानने का तरीका बताया था। संस्कृत में 80 लगभग आप ये तय मानो 80% से अधिक शब्दों पे विशेषण और विशेष एक साथ लिखे जाते हैं। और इस पे भी आपको देखो गद्यांश के साथ मिल जाएगा। हालांकि हम यहाँ पर हिंदी करके आपको तय करा दें। असत्य भाषण अर्थात असत्य बोलने वाले होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। चौरा चोर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। मायाविना मायावी लोग होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। कौन से लोग होते हैं? परिश्रमशीला होते हैं, परिश्रमशील होते हैं, परिश्रम करने वाले होते हैं, अर्थात चौथा विकल्प इसका सही होता है। 99 नंबर का प्रश्न क्या कहता? 99 नंबर का प्रश्न कहता बालानां शरीरस्य बुद्धे च विकासाय बहुलाभकरम किमस्ति। बच्चों के शरीर के और बुद्धि के, चा माने और होता, और बुद्धि के, विकासाय चतुर्थी व्यक्ति, विकास के लिए, बहुलाभकरम बहुत लाभकारी, किम अस्ति क्या है। गोदुग्धम हाँ गाय का, आपने गद्यांश में पढ़ा था। बुजुर्गों ने कहा है कि गायों का दूध शरीर के और मन के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पहला विकल्प बिल्कुल सही होता है। फिर भी हम तीनों की हिंदी और कर दें। शयनम माने सोना, नहीं। रोदनम माने रोना, बिल्कुल नहीं। नदी जलम नदी का जल, बिल्कुल नहीं। पहला विकल्प सही होता है। आपने 99 तक के प्रश्नों को तय किया। अब हम 100 नंबर के प्रश्न पर आ जाएं। 100 नंबर के प्रश्न पर आने से पहले हमारे सामने उसने श्लोक दिए हुए हैं और श्लोकों को आधारित पढ़ करके हमें प्रश्नों को तय करना है। ये कहता है, सूचना देता है, अधो लिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 100 से 105 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखितान नीचे लिखे हुए श्लोकान श्लोकों को पठित्वा पढ़ करके प्रश्नानाम प्रश्नों को प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के विकल्प में दिए हुए उत्तरों के द्वारा उचितम उपयुक्त उत्तरों को चुन करके लिखो। अब ये हमसे श्लोक कौन कौन से कहता है? ये कहता है गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वयन्ते योपि पद में कम न गच्छति ही। गच्छन माने जाते हुए, पिपील को चींटियां, याति चलती चलती, योजना नाम शतान्यपि सैकड़ों योजनों तक चली जाती हैं। अगच्छन वयन्ते यपि पद में कम न गच्छन्ति। देखो वयन्ते शब्द जो होता है, वयन्ते वैसे तो पर्यायवाची होता है, विंता की संतान अर्थात गरुड़ का पर्यायवाची होता है। और एक आपने देखो बरसात के मौसम में एक विंते भी निकलते हैं, विंते निकलते हैं जो लाल कलर के होते हैं, वो विंते कहलाते हैं। वो कहते हैं विंता एक भी पद नहीं चलता है, चींटियां एक एक कदम चलते हुए सैकड़ों योजन तक की दूरी को नाप लेती हैं। महांतम प्राप्य सतबुद्धि संत्यज त्रजेत न लघुम जनम यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। महांतम प्राप्य, महानता को प्राप्त होने योग्य सतबुद्धि, अच्छी बुद्धि, संत्यजेत न अर्थात त्यागती नहीं है। किनको नहीं त्यागती? लघुम जनम, जो छोटे हृदय के लोग हैं, जो तुच्छ हृदय के लोग हैं, उनको नहीं त्यागती। क्यों नहीं त्यागती? यत्रास्ति वहाँ है, जहाँ है, सूचिका कार्यम कृपाणम, जहाँ सूची का कार्य है अर्थात सुई का कार्य है, वहाँ तलवार, कृपाण माने तलवार, किम करिष्यति तलवार क्या करेगी। जहाँ छोटी बुद्धि, छोटे लोगों का कार्य है, वहाँ बड़े लोग क्या करेंगे। वही बात कहती है, उसका परिणाम उदाहरण के साथ देती है कि सुई का कार्य कभी तलवार नहीं कर सकती। कालेन बिंदुमात्रेण जलदानेन यत् सुखम न तथा सिंधुदानेन गते काले अस्ति संभवम। कालेन बिंदु मात्रेण, समय समय पर बिंदु मात्र के जलदान से ही जो सुख प्राप्त होता है, वह सिंधु दानेन, वह पूरे समुद्र के दान से भी समय जाने पर भी संभव नहीं होता है।
किसी व्यक्ति को अगर एक बूंद पानी की तलाश है तो उस समय जो एक बूंद पानी की कीमत होगी, समय जाने पर अर्थात जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उस पे आप समुद्र का भी दान कर दो तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। सर्वं परवशं दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम परवशम दुखम अर्थात जो लोग पराधीन होते हैं वो केवल और केवल दुखी होते हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम अपने अधीन होना ही सभी प्रकार का सुख होता है। एतद विद्या समासेन लक्षणम इस प्रकार से विद्या के द्वारा लक्षण सुख और दुख का लक्षण दिया गया है। अर्थात व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, परावलंबी नहीं होना चाहिए। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वशेत। दिवसे नैव अर्थात दिवस में ही तत्कुर्यात् वह कर लेना चाहिए, येन रात्रौ सुखम वशेत जिस कारण से रात्रि में सुखपूर्वक रह सकते हो। अगर आपने किसी कार्य को दिन में कर लिया है तो आप रात्रि को सुखी परिपूर्वक काट सकते हो। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् तेन वृद्धा सुखीवत्। जिन्होंने वयस माने उम्र, जिन्होंने पूर्व उम्र में अर्थात अपने उम्र के 4 पड़ाव होते, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा। आप देखो इन 4 में जो अपनी बाल्यावस्था और युवावस्था पे जो कार्यों को संपादित कर लेता है उसका वृद्धावस्था सुखी होती है। उसी प्रकार से दिन में किए कार्यों से रात्रि आपकी सुखपूर्वक कटती है। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकता। उद्यमम अर्थात उद्यमी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, साहसम साहस होना चाहिए, धैर्यम धैर्य होना चाहिए, बुद्धिम बुद्धि होनी चाहिए, शक्ति शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, पराक्रम अर्थात आपको दूसरे से आगे बढ़ने के पराक्रम भी होना चाहिए। यदि ये 6 गुण किसी व्यक्ति के पास होते हैं, ये 6 यत्र वर्तन्ते जहाँ होते हैं, तत्र देवा सहायकता वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। आप देखो ये हमारे 6 गुण बताए गए हैं। इसी तरीके से 6 दोष भी कहे गए हैं। षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दैर्घ्यसूत्रता। यदि 6 गुण हों और जो अगले श्लोक में हमने आपको बताया ये अगर 6 गुण व्यक्ति के अंदर नहीं है तो उनकी देवता भी सहायता करते हैं। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को तय करें। इस पे आधारित देखो 100 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, सिंधु दानेन कथा सुखम कदा सुखम ना संभवम। सिंधु दानेन अर्थात सिंधु दान के द्वारा, कदा माने कब, सुखम माने सुख, ना संभवम नहीं संभव होता है। समय सती समय रहने पर, कालस्य काल में, समय में, करालस्य हाथों में, गते काले समय के बीत जाने पर। बिल्कुल सिंधुदान का सुख कभी भी समय बीत जाने पर नहीं मिलेगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता है। 100 के बाद में 101 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता सुखम कथम भवति, सुख कैसे होता है। आत्मवशम अर्थात जब हम आत्माधीन हो जाएं, अपने अधीन हो जाएं, बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प सही होता। फिर भी हम दोनों की तीनों की हिंदी कर लें, वनवास में, बिल्कुल नहीं। पर्वत मस्तके पर्वत के मस्तक में, परवशम दूसरों पर पराधीन होकर के, तीनों नीचे वाले विकल्प गलत होते हैं, पहला वाला विकल्प सही होता है। अगले प्रश्न पे आए, कहता वयसी इति पदे का विभक्ति, उम्र इस पद में क्या विभक्ति है। अब आप देखो अगर आपको वयस शब्द की उस पर नहीं आपको ये समझ में आ रहा कि इस पर कौन सी विभक्ति है तो पदे शब्द पे सप्तमी होती है, तो इससे आप ये भी तय कर सकते हो। हालांकि वया के रूप चलाओगे तो उस पर आपको सप्तमी मिलेगी। ये रूप की चूंकि स्मरण करने की बात होती है, एक प्रश्न कभी कभी किसी परीक्षा पे आ जाता है, जितने उदाहरण आएंगे उनको हम तय करा देंगे। हालांकि रूप के लिए हम आपको किस तरीके से आप याद करोगे ये हम आपको किसी वीडियो पर जरूर बताएंगे कि किस तरीके से आप रूपों को याद करोगे। रूप से संबंधित जो एक आध प्रश्न होते हैं वो भी आपके ना छूटें, इनके बारे में भी हम आपसे वादा करते हैं। ये भी हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप याद करने में सक्षम हो जाओगे। वयस यहाँ पर सप्तमी विभक्ति तय होती है। अगला कहता धृति इति पदस्य कृते अत्र किम पदम प्रयुक्तम। धृति ध्रा माने होता है धारण करना, और ये कहता धृति शब्द में कौन सा पद में कौन सा पद प्रयुक्त है। साहसम साहस बिल्कुल नहीं, धैर्यम बिल्कुल, धृति ध्रा धारण से बना और धैर्य शब्द भी ध्रा धातु से बना, अर्थात दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। बुद्धि नहीं, उद्यमम उद्यमी बिल्कुल नहीं, अर्थात दूसरा विकल्प सही होता है। पिपील कहा योजना नाम शतानि कथम कक्षति। पिपील कहा चींटियां योजनों तक
सैकड़ों योजनों तक कैसे जाती हैं? चलचित्रम पश्चिम, चलचित्र को देख करके। अग्रे गच्छन, चलचित्र को देख करके तो बिल्कुल नहीं जाती। अग्रे गच्छन, हाँ अग्रे गच्छन, आप देखो चींटियां जब चलती हैं तो एक के सहारे दूसरे आगे आगे चल करके सैकड़ों योजन की दूरियां पार कर लेती हैं। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कलहम कुरुबम, कलह को करती हुई। जलम पिबन, जल को पीती हुई, बिल्कुल नहीं। अर्थात इसमें आपका दूसरा वाला विकल्प अग्रे गच्छन सही होता है। अगला कहता सूचिका कार्य क्षेत्रे कृपाणः किम करिष्यति। सूचिका सुई के कार्य क्षेत्र में कृपाणः तलवार किम करिष्यति, क्या करेगी? किमपि न करिष्यति, कुछ भी नहीं करेगी। पहला विकल्प बिल्कुल सही है, कोई कुछ भी नहीं कर सकती। आपने ऊपर श्लोक में पढ़ा भी था कि सूची के क्षेत्र में तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। शोभनम कार्यम करिष्यति, सुंदर कार्य करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। सुंदरम उदाहरणम करिष्यति, सुंदर उदाहरण करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। अधिकम कार्यम करिष्यति, अधिक कार्य करेगी, नहीं करेगी। इसमें पहला वाला विकल्प किमपि न करिष्यति, ये विकल्प सही होता। अगले प्रश्न पर आए हम। अगला प्रश्न हमसे 105 नंबर के प्रश्न तक हो गए। अब हमसे ये अगले 106 नंबर के प्रश्न पर कहता सूचना देता है अधोलिखित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को विकल्प में दिए हुए उत्तरों के माध्यम से उचित उत्तर को चुन करके लिखो। प्रश्न कहता प्रथम कक्षाया शिक्षकः भावभंगिमापि सह कवितायाः गानं करोति, शिशवः च तस्य अनुकरणं कुर्वन्ति। प्रथम कक्षा के शिक्षक भावभंगिमाओं के साथ में कविताया गानम, कविता का गान करते हैं। शिशुवा, शिशु बच्चे भी तस्य अनुकरणं कुर्वन्ति, उनका अनुकरण करते हैं। एवं सः शिक्षकः आवश्यकतायाः पूर्तिं करोति, इस प्रकार से वह शिक्षक कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है? चार विकल्प देता है। कहता गतिबोधक विद्यार्थी नाम, अर्थात गति की जानकारी विद्यार्थियों को देता है। दूसरा कहता सौंदर्य बोधक विद्यार्थी नाम, सौंदर्य का बोध कराता है। तीसरा कहता सामाजिकम मति विद्यार्थी नाम, सामाजिक मति की बुद्धि विद्यार्थियों से परिचय कराता है। और चौथा कहता दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम, दृश्य क्या बोध कराता है। आप देखो कोई कविता जब आप पढ़ते हो और बच्चों से उसका अनुकरण कराते हो तो ये सामाजिक गति होती है, सोशियोमेट्रिक लर्नर्स होते हैं। अर्थात तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न हमसे कहता उद्गामी साक्षरता, इमर्जेंट लिटरेसी सूचयति। उद्गामी साक्षरता, आप उद्गामी शब्द को ही तोड़ दो। उद्गामी शब्द को जब तोड़ते हो तो उद एक उपसर्ग मिलता है जो तीन अर्थ रखता है, ऊपर, आगे और अधिक, तीन अर्थों को धारण करता है। और गामी माने चलने वाला। ऐसी साक्षरता जो ऊपर की ओर हमको लेकर के जाएगी, ये हमें क्या सूचना देती है? पहला विकल्प कहता शिशु पठन लेखन विकास से प्रारंभिक अवस्था, बच्चे की पढ़ने और लिखने के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। दूसरा कहता है नव साक्षर से पठन लेखन विकास से प्रारंभिक अवस्था, नव साक्षर के पढ़ने और लिखने के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। तीसरा कहता है प्रथम पुरुष से पठन लेखन विकास से प्रारंभिक अवस्था, प्रथम पुरुष के पढ़ने और लिखने के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। और चौथा कहता है वयस्क जनस से पठन लेखन विकास से प्रारंभिक अवस्था, युवा अवस्था पर पढ़ने और लिखने के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। उद्गामी साक्षरता आप किसे कहते हो? उद्गामी साक्षरता आप उसे कहते हो जब साक्षर तो तब व्यक्ति होता है जब वो अक्षरों का ज्ञान कर लेता है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष से तीसरा वाला विकल्प सही होता। जब वो साक्षर हो जाता है तब वो उद्गामी साक्षरता की ओर चलता है। प्रथम पुरुष के पढ़ने और लिखने के विकास की प्रारंभिक अवस्था, तीसरा विकल्प इस कारण से सही होता है। अब हम अगले प्रश्न पर आए। 108 नंबर के प्रश्न पर हमसे कहता शिशु शिक्षण से प्रथमावस्थायाम यथाकारथ कार्यो मकार भकार्यो धकार घकार्यो संभ्रमं करोति तत् शिक्षकस्य उत्तम नीति भवेत्। कहता शिशु शिक्षण से, बच्चे के शिक्षण की प्रथम अवस्था में यकारथ कार्यो मकार भकार, वो या और था में अंतर नहीं कर पाता, माँ भकार्यो अर्थात मकार और भकार में अंतर नहीं कर पाता, धा और घा पे अंतर नहीं कर पाता, उस पर वो संभ्रम करता है। ये शब्द देखो मिलते जुलते लिखे जाते हैं, या और था, माँ भा धा और घा, इन पे वो भ्रमित हो जाता है, संभ्रम हो जाता है। तो इसका भ्रम कैसे दूर किया जाए? तत्र शिक्षक उत्तम नीति, वहाँ पर शिक्षक की उत्तम नीति क्या होनी चाहिए? पहला कृष्णपट्टे दृष्टानाम संकेत चिन्ह नाम अनुसरणम कर्तुम निर्देश। कृष्णपट्ट अर्थात श्याम पट्ट जिसे आप ब्लैक बोर्ड करते हो, ब्लैक बोर्ड को दृष्टिगोचर करते हुए संकेत चिन्हों का अनुसरण करने का निर्देश देना चाहिए। दूसरा कहता है बाला नाम अभिभावका नाम आहुति आपूत,
आपत्तिम दर्शेत, बच्चों के अभिभावकों को बुला करके, आयु माने बुला करके आपत्तियों को दिखाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। तीसरा कहता है संभ्रम दूरीकर्तुम एकत्र अक्षर द्वयस्य लेखन अभ्यासार्थम कार्य पट्टिकायाम निर्माणम कुर्यात्। संभ्रम को अर्थात जो भ्रम है उसको दूरी करने के लिए एकत्र अक्षर द्वयस्य, एक जगह दो अक्षरों, जिस तरीके से हमने लिखा उसी तरीके से दो अक्षरों को एक साथ लिख करके लिखने के अभ्यास के लिए कार्य पट्टिकाम, जो उनके कार्य पट्टी है उसका निर्माण कराना चाहिए, बिल्कुल तीसरा सही होता है। जब आप साथ साथ या और था लिखे तो दोनों को कई बार अभ्यास कराओगे तो या था पे अंतर बनेगा। माँ और भा को एक साथ लिखाओगे तो माँ भा का अंतर तय होगा, घा और धा को एक साथ लिखाओगे तो दोनों का अंतर तय होगा। एक जगह कार्यपट्टी पे लिखा करके अभ्यास कराओगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वो उसका भ्रम दूर हो जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। फिर भी चौथे की हम हिंदी कर लें। चौथा कहता शिशु ध्यानम न ददाति इति भर्त्सयेत्, बच्चा ध्यान नहीं देता है, इति भर्त्सयेत्, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे की आप निंदा करने का कोई अधिकार नहीं शिक्षक को। अगला प्रश्न 109 नंबर का प्रश्न कहता चित्रमय पुस्तका नाम पठनम नाम, चित्रों से युक्त पुस्तकों को पढ़ने का क्या नाम है? पहला विद्यार्थिना तथा विध चित्र निर्माणार्थम प्रोत्साहन, विद्यार्थी को उसी प्रकार के चित्रों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा कहता चित्राणाम बोधने विश्लेषणे च एतत् सहायं करोति, चित्र समझने में और व्याख्या करने में इनकी सहायता करते हैं। तीसरा कहता विभिन्न वर्णे सह विद्यार्थी नाम परिचय, विभिन्न वर्णों के साथ विद्यार्थियों का परिचय होता है। और चित्राणाम दर्शनेन आनंद अनुभवा, चित्रों के दर्शन से आनंद का अनुभव होता है। जब आप दृश्य सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करते हो तो बच्चा इसको एक तो समझने में संभव सक्षम हो जाता है और दूसरा इसकी व्याख्या बताने में भी, बोलने में भी सक्षम हो जाता है, अर्थात दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न 110 नंबर का प्रश्न कहता शिक्षिका पठन कौशलस्य अध्यापन समय संकेतानाम आधारेण चित्र शीर्षक उपशीर्षकादि द्वारा पाठे किम अस्ति इति अनुमानं कर्तुं प्रोत्साहयति एवं सह छात्रान् प्रोत्साहयति। शिक्षिका पठन कौशल के अध्यापन के समय में, पढ़ने के समय में संकेतानाम आधारेण, संकेतों के आधार के द्वारा चित्र शीर्षक और उपशीर्षक आदि के द्वारा पाठे किम अस्ति, पाठ में क्या है, इति ऐसा अनुमान कर्तुम, अनुमान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एवं सह छात्रान प्रोत्साहयति, और इसी प्रकार से वह छात्रों को भी प्रोत्साहित करता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? निष्कर्षम प्राप्तुम, निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए, सारांशुम प्राप्तुम, सारांश को प्राप्त करने के लिए, सत्यापितम कर्तुम, सत्यापित करने के लिए, और पूर्वानुमानम कर्तुम, पूर्वानुमान करने के लिए। देखो चौथा विकल्प आपकी प्रश्न से बिल्कुल सही विकल्प तय होता है। चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कहता था शिक्षिका के पढ़ने कौशल के अध्यापन के समय में जब वो संकेतों के अनुमान के आधार पर चित्र शीर्षक और उपशीर्षक के द्वारा पाठ में क्या है इसका अनुमान करने का प्रोत्साहन करता है तो छात्र क्या प्रोत्साहित होता है? छात्र पूर्व में अनुमान लगा लेता है कि इस पे जब आप चित्र दिखाओगे तो बच्चा जान जाएगा कि इसके अंतर्गत राजा का चित्र दिखाए तो राजा की कहानी है, शेर का चित्र दिखाए तो शेर की कहानी है, तो बच्चा पूर्वानुमान कर लेता है। चौथा वाला विकल्प इस कारण से बिल्कुल सही होता है। 111 नंबर का प्रश्न हमसे कहता पाठस्य एकम सामान्य ज्ञानम प्राप्तुम शिक्षिका छात्रभ्यः तस्य शीघ्रम अवलोकनार्थम निर्दिशति। पाठ के एक सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने वाली शिक्षिका छात्रों से भी उनके शीघ्र अवलोकन के लिए निर्देश देती है। एवं चाह तस्या ध्यानम कस्याम पद्धतो अस्ति, ऐसी ध्यान की एक पद्धति को क्या कहा जाए? सिंहावलोकन, सिंह अवलोकन कहा जाए, तुलना कहा जाए, संयोजनम कहा जाए, गंभीर अवलोकन कहा जाए। जब आप गंभीर अवलोकन किसे कहते हो? ये कहती पाठ के एक सामान्य ज्ञान को प्राप्त शिक्षिका जो है वो छात्रों से उनके शीघ्र अवलोकन के लिए कहती है। और सिंहावलोकन आप उसे कहते हो जब आप किसी भी चीज़ को सरसरी तौर से, फरफरे तौर से, अर्थात ऊपरी तौर से आप देखते चले जाते हो इसमें क्या होगा, एक अनुमान लगाते हुए चले जाते हो, ये सिंहावलोकन कहा जाता है। इस तरीके से ये पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है। इसकी अंग्रेजी से हिंदी करोगे स्कीमिंग तब भी वही बात आएगी। और सिंहावलोकन आप उसे कहते हो आप जब किसी भी किताब को 1 दिन या 2 दिन का लक्ष्य लेकर पढ़ते हो वो सिंहावलोकन कहा जाता है। अर्थात पाठ के बारे में, किताब पुस्तक के बारे में अनुमान लगा करके आप उसके मुख्य बिंदुओं का चयन करते चले जाते हो, ये सिंहावलोकन है।
पहला विकल्प बिल्कुल सही होता। 112 नंबर का प्रश्न कहता व्याकरणस्य अध्यापनम भवेत्, व्याकरण का अध्यापन होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, नियमानाम रटनम, नियमों के रटने के द्वारा होना चाहिए, प्रशिक्षण अभ्यासेन, प्रशिक्षण के द्वारा और अभ्यास के द्वारा होना चाहिए, और चौथा कहता संदर्भ सहितम, संदर्भ के साथ होना चाहिए। व्याकरण का अध्यापन सदैव और सदैव केवल प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा तय कराया जाता है। आपको कोई चीज़ वर्णमाला, संधि या समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो कुछ भी होता है, यदि आप उनको बार बार अभ्यास के द्वारा सीखते हो तो आपकी गलतियां दूर होने लगती हैं और व्याकरण का आपका परिणाम बिल्कुल सही आने लगता है। तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होता है। 113 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 113 नंबर का प्रश्न कहता है अध्यापिका द्वितीय कक्षाया छात्रेभ्यः भावभंगिमाभि तथा मुख अभिव्यक्ति द्वारा कथां श्रावयति। अध्यापिका द्वितीय कक्षा के छात्रों के भावभंगिमाओं को तथा उनकी मुख अभिव्यक्ति के द्वारा किसी कथा को सुनाती है। अनंतरम चता कथां स्वमातृभाषाया वक्तुम तान्यदसी। कोई अध्यापिका है दूसरे कक्षा के छात्रों को भाव भंगिमाओं के द्वारा और मुख की चेहरे की अभिव्यक्ति के द्वारा किसी कथा को, कहानी को सुनाती है। उसके पश्चात उस कथा को उनसे अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए निर्देश देती है। एवं सा मूल्यांकनम करोति, इस प्रकार से वह किस प्रकार का मूल्यांकन करती है? श्रवण कौशल सुनने के कौशल का विकास करती है, पढ़ने कौशल पढ़ने के कौशल का विकास करती है, लेखन कौशल और चिंतन कौशल। देखो, पढ़ना, लिखना और चिंतन, जब आप किसी कथा को भाव भंगिमाओं के द्वारा सुनाते हो तो आप केवल सुनने का ही तो कौशल विकास करते हो, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही है, नीचे वाले तीनों गलत होते हैं आपके। देखो, आप अगर हिंदी करते रहोगे तो आप प्रश्नों की उत्तर बहुत आसानी से देने में सक्षम हो जाओगे। अगला प्रश्न कहता है प्रत्येकम भाषायाः विशिष्ट ध्वनयः विशिष्ट संरचनायाः विशिष्ट शब्दावली च भवन्ति। प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं, उनकी विशिष्ट संरचना होती है और उनकी विशिष्ट शब्दावली होती है। भाषायाः एवं विध वैशिष्ट्यम सूचयति यत् भाषा वर्तते। भाषा की इसी प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टताएं होती हैं यत् भाषा वर्तते, जो कोई भी भाषा कही जाती है। पहला कौशलस्य विषय, कौशल के विषय में एका व्यवस्था, एक व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था वर्ग विशिष्ट है या अव्यवस्थित है। किसी भी भाषा की यदि सम्यक रूप से आप विशिष्टतापूर्वक जानकारी करोगे तो आपके कौशल का विकास होगा, कौशलों के विषय में जानकारी होगी, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही होता है। 115 नंबर का प्रश्न क्या कहता है हमसे? ये कहता शिक्षिका अभिभावक मेलन समय शिक्षक अभिभावक सम्मुख एकम स्यूतम दर्शयति यस्मिन् छात्रेण कृतानां चित्रांकन लेखन प्रतिदर्श निबंध कथादीनां संग्रह अस्ति। शिक्षक अभिभावक के सम्मेलन के समय, मिलने के समय में, जिसे आप लोग आजकल पेरेंट्स मीटिंग कहते हो, उसके मिलने के समय में शिक्षक अभिभावक के सामने, पेरेंट्स के सम्मुख, पेरेंट्स के सामने एकम स्यूतम दर्शयति, एक चित्र दिखाती है, यस्मिन् छात्रेण, जो कि छात्र के लिए, छात्र के द्वारा चित्रांकन किया गया, लेखन प्रतिदर्श है, निबंध कथादि नाम, निबंध और कथाओं का संग्रह है। सा स्यूतः उच्यते, उस चित्र को, उस फोल्डर को क्या कहा जाएगा? पहला उपाख्यानम विवरणम, अर्थात उपाख्यानों का विवरण है। उपाख्यान किसे कहते हो? आख्यान किसी व्याख्या को कहा जाता है, उपाख्यान उसके समीप रहने वाली जितनी भी कथाएं होती हैं उनको उपाख्यान बोला जाता है। जैसे आप एक संस्कृत का ग्रंथ महाभारत पढ़ते हो तो महाभारत में आख्यान और उपाख्यान सबका वर्णन मिलता है। तो उपाख्यान आप समझ गए, किसी कहानी के साथ चलने वाली छोटी छोटी लघु कथाएं होती हैं उनको हम लोग उपाख्यान बोलते हैं। दूसरा सूचना संग्रह, तीसरा समुचित संग्रह और चौथा जीवन साहित्य है। आप देखो, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कोई हमको फोल्डर दिखाया जाता है, उस पर हमारा चित्रांकन है, लेखन है, निबंध है, कथाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो मेरे लिए उपाख्यान तय हुआ, जिसे आप अपने NC.all रिकॉर्ड कहते हो, इसको भी आपको उपाख्यान, इसकी अंग्रेजी ये होती है। आपको जब एक ही किसी फोल्डर पे सारी चीज़ों का संग्रह किया जाता है तो उसको हम लोग उपाख्यान बोलते हैं। 116 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है मुद्रित सामग्रीम वातः वर्णस्य निर्माणे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम न्यूनतम अस्ति। मुद्रित माने छपी हुई, सामग्री से युक्त वातावरण के निर्माण में नीचे लिखे में से किसका महत्व न्यूनतम है? कोई छपी हुई सामग्री से युक्त वातावरण है, उसके निर्माण में नीचे लिखे में से किसका महत्व न्यूनतम है? पहला वातावरणे नाम पट्टा नाम,
सूचना पत्रकाणां वर्गचिह्नानां तथा विभिन्न वर्णानां उपस्थापनम, वातावरण में नाम पट्टों का, सूचना पत्रकों का और वर्ग चिन्हों का तथा विभिन्न आवरणों का उपस्थापन स्थापन किया जाए। दूसरा कहता है ग्रंथालय पुस्तकानां संग्रह, ग्रंथालय में पुस्तकों का संग्रह कराया जाए। तीसरा कहता है दूरदर्शन संगणक स्मार्टफोन आदि नाम दृश्य माध्यमानां चालनम, दूरदर्शन संगणक माने कंप्यूटर, स्मार्टफोन मतलब मोबाइल आदि के दृश्य माध्यम से प्रयोग कराया जाए। और चौथा कहता है कक्षायाम रेखा चित्राणाम सूचनानाम च प्रदर्शनम, कक्षा में रेखा चित्रों के माध्यम से सूचनाओं का प्रदर्शन कराया जाए। पहला वाला हमसे कहता था प्रश्न, इसने कहता था छपी हुई सामग्री से युक्त वातावरण के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका महत्व न्यूनतम है। आप जो तीसरा वाला विकल्प होता है दूरदर्शन कंप्यूटर और स्मार्टफोन आदि के माध्यम से दृश्य सामग्रियों का, वहाँ ऊपर प्रश्न पे छपी हुई सामग्रियां कहते हैं, तीसरे विकल्प पे हमको सारी दृश्य सामग्रियों का प्रयोग बताता है, अर्थात तीसरा विकल्प गलत होता है। इसका प्रयोग न्यूनतम हो सकता है, अधिकतम नहीं हो सकता। तीनों विकल्प हमारे सही हैं, तीसरा विकल्प हमारा न्यूनतम क्षमता को धारण करता है। 117 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यदा पाठे तर्क संगत क्रमः विचाराणां सुव्यवस्थित नियोजनं दृश्यते तदा उच्यते तस्मिन् पाठे अस्ति। यदा जब पाठ में तर्क संगत क्रम के विचारों को सुव्यवस्थित नियोजन दिखाई देता है, उस पाठ में उसको क्या कहा जाता है, संसक्तता। अर्थात संसक्तता किसे कहते हो, जब आप कोई चीज को जुड़े हुए क्रम पे लिखते हो। बोधगम्यता जो आप छोटे छोटे बोध जानकारी के लिए छोटे छोटे आप भागों पे पाठों को बांट देते हो। सहविन्यास अर्थात साथ साथ स्थापित कर देते हो। सुसंगति अच्छी तरीके से उनको आप संगत के रूप में बैठा देते हो, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता है। कई सारी चीज़ों को आप किस क्रम से व्यवस्थित कर देते हो। जब आप वाक्य भी बनाते हो तो कर्ता क्रिया कर्म का व्यवस्थित रूप होता है। इसी प्रकार से किसी पाठ को भी तर्कसंगत क्रम दिया जाता है, विचारों को तर्कसंगत क्रम दिया जाता है, तो उसको हम लोग सुसंगति बोलते हैं। अगले प्रश्न 118 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ये कहता विद्यार्थिनः अभिव्यक्तिषु समर्था इति निश्चेतुं भाषा शिक्षिका किं कुर्यात्। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति में समर्थ हो जाएं, विद्यार्थी हमारे अभिव्यक्ति अर्थात बोलने में समर्थ हो जाएं, किसी बात को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाएं, इति निश्चितुम इसके निश्चय करने में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला विद्यार्थिभ्या उपदिशेत यत ते मातृभाषा उपयोगम न कुर्वन्ति, कि विद्यार्थियों को उपदेश दिया जाए कि वे मातृभाषा का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। दूसरा वार्तालापम कर्तुम विद्यार्थिनां पुरतः वास्तविक जीवनस्य परिस्थिते निर्माणम कुर्यात्, वार्तालाप करके विद्यार्थियों के सामने, पुरतः माने सामने, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। ये विकल्प सही हो सकता है, फिर भी चारों की हिंदी कर लें हम। व्याकरण से अभ्यासम ध्यानेन कर्तुम छात्रा निर्देशित, व्याकरण के अभ्यास के लिए ध्यान पूर्वक करने के लिए छात्रों को निर्देश देना चाहिए, नहीं हो सकता है। तस्याम भाषायाम वक्तुम छात्रान प्रेरित, उसके लिए भाषा को बोलने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, नहीं। आप देखो उसने हमसे कहा था कि भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को व्यक्त करने में कैसे सक्षम बनाए। जब हम वास्तविक जीवन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं तो उसको हम बोलने में सहज महसूस करते हैं। हम कहाँ रहते हैं, क्या निवास क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसको बोलने में हम सहज महसूस करते हैं। और यही हमको कहता है दूसरे विकल्प पे कि वार्तालाप करने के लिए विद्यार्थियों के समक्ष वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा विकल्प इस कारण से बिल्कुल सही होता है हमारा। 119 नंबर का प्रश्न क्या कहता, रचनात्मक मूल्यांकन अस्ति, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। पहला उत्पाद मूलकम, उत्पाद मूलकम मतलब उत्पाद जिसके जड़ में आए। दक्षता मूलकम दक्षत हो जाए, दक्ष हो जाए। शैक्षणिक दृष्टिया, शैक्षणिक दृष्टि से। प्रक्रिया मूलकम, प्रक्रिया मूलकम। आप देखो प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होता है। रचनात्मक मूल्यांकन वही होता है जब हम किसी भी चीज़ का आकलन करें और नित्य प्रति करें। हम प्रतिदिन कोई सी न किसी कार्य को, जिसे आपने ऊपर एक पद्यांश पढ़ा था, चींटियां एक एक पैर से अग्रग चल करके सैकड़ों योजन दूरियां पार कर लेती हैं। यही चीज होती है प्रोसेस। हम किसी भी प्रक्रिया पे जब आगे बढ़ना चाहें तो हम प्रतिदिन, आप अध्ययन भी करते हो तो हमारा अध्ययन प्रतिदिन का होना चाहिए। आप प्रतिदिन अध्ययन करोगे तो आप अपनी अपेक्षा से भी अधिक परिणाम पाने में सक्षम हो जाओगे। यही बात इस पे कहता है। आप रचनात्मक मूल्यांकन हमारा प्रक्रिया मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही है चौथा वाला विकल्प। आज के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न हम तय करें 120 नंबर का। ये कहता कस्याचित नवीन पाठस्य व्याख्यानात्
पूर्वम शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्, किसी नवीन पाठ की व्याख्या से पूर्व शिक्षक का ध्यान होगा। क्या होगा? पाठे स्थितेषु कठिन शब्देषु, पाठ में स्थित कठिन शब्दों पर बिल्कुल नहीं। पाठस्य व्याकरणगत विषय, पाठ में दिए हुए व्याकरण से युक्त विषयों पर नहीं। पाठगत विषय से छात्राणाम पूर्व अनुभवे सह संबंध स्थापने, बिल्कुल सही। पाठ में दिए हुए विषयों को छात्रों से पूर्व अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। जब हम किसी क्लास पे जाते हैं तो हम अपने पिछले के से उस प्रकरण को रिलेट कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे आप लिंक पे जाके वीडियो देखोगे तो हमने पहले आपको वर्णमाला पढ़ाई, वर्णमाला से हमने संधि को रिलेट कराया, संधि से समास को रिलेट कराया। इस समय जो उपसर्गों का हम आपको टॉपिक दे रहे हैं, उपसर्गों से हम सारे पिछले जो वीडियो हैं वर्णमाला के, संधि के, समास के, किस उपसर्ग से कौन सा समास होगा, कौन सी संधि होगी, किस तरीके से शब्द का प्रकार होगा, ये सारे हम उपसर्गों से तय कराते हैं। तो आप पिछले से छात्रों का जो अनुभव है उसको आप संबंध स्थापित करा दोगे तो आप तय मानो कि निश्चित रूप से वह अगले पाठ के पढ़ने के लिए उद्यत हो जाएगा और उसके दीर्घावधान के साथ पढ़ेगा, लंबे समय की उपस्थिति के साथ पढ़ेगा। इस कारण से तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। ये आपने आज प्रश्न पत्र की 120 नंबर प्रश्न, 90 से 120 तक के प्रश्नों को तय किया और आज हमने इस प्रश्न पत्र की श्रृंखला पे आज आपको हमने 9वें पेपर की हिंदी कराई थी। ये सितंबर 2015 का है। अगले क्रम पे जो 10वें पे हम दिसंबर 2015 वाले पेपर को तय कराएंगे। आप इसी तरीके से आप संस्कृत की हिंदी के साथ, संस्कृत की हिंदी करने के लिए उद्यत रहा करिए और मेरे साथ जुड़ करके हम आपको हिंदी के विगत प्रश्न पत्रों की भी हिंदी कराएंगे। जो उसमें व्याकरणिक वाला पोर्शन होगा उसको भी हम तय कराएंगे, उनको हम अलग वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित रूप से देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। अच्छा, एक बात और है कि जिन लोगों ने आप मेरे चैनल को देख करके लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उसको आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, तो इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके और अच्छा कार्य करने के लिए उद्यत और प्रोत्साहित होंगे। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। धन्यवाद। The math class is key to unlock the success Kalyan Prakamper.